वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 5th यूनिट के अंदर जो नाइट्रो कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं उसमें अगला टॉपिक है पिक्रिक एसिड, जिसे कहा जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एक तरह का नाइट्रो अरीन्स ही होता है, ये एक तरह का नाइट्रो कंपाउंड्स ही है, ठीक है। लेकिन इसे पिक्रिक एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो बिहेवियर होता है वो एसिड के समान होता है। जैसे फिनॉल है एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है, वीक अम्ल होता है, उसी प्रकार से पिक्रिक एसिड भी एक प्रकार का एसिड होता है, अम्ल की तरह व्यवहार करता है। हम आगे डिटेल्स में देखेंगे कि इसका अम्लीय व्यवहार क्यों होता है, कैसे होता है। क्लियर? तो हमारा टॉपिक है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का अगर फॉर्मेट देखा जाए तो एक बेंजीन की रिंग जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ रहता है और उसके 2, 4 और 6 तीन पोजीशन पर क्या लगे रहते हैं? 3 नाइट्रो समूह लिखे हुए होते हैं। कौन से 3 नाइट्रो ग्रुप पर लगे हुए रहते हैं? तो इनकी पोजीशन के आधार पर इनका नाम क्या होता है? 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। फिनॉल इसलिए क्योंकि ये फॉर्मेट कैसा, बेंजीन की रिंग उसके ऊपर OH ग्रुप फिनॉल के समान होता है, और ये जो नाइट्रो ग्रुप है एक तरह से प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट्स की भांति जुड़े हुए रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहा जाता है। और ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है एक अम्ल की तरह या प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। उसके पीछे कारण इसके लगे हुए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग्स ग्रुप्स होते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है पिक्रिक एसिड, जिसके अंदर हम देखेंगे पिक्रिक एसिड के बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके बाद में इसकी केमिकल रिएक्शन और उसके बाद में इसकी एसिडिटी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पिक्रिक एसिड बनाने की विधि, या कह सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन या बनाने की विधियां। पिक्रिक एसिड बनाने की 2 प्रकार की विधियां हैं। एक को तो हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरा कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि, इसका मतलब ये है कि जो भी फिनॉल होता है उस फिनॉल का हम डायरेक्ट नाइट्रीकरण करवाते हैं। और नाइट्रीकरण किसकी उपस्थिति में? नाइट्रीकरण कराया जाता है नाइट्रेशन मिक्सचर की उपस्थिति में। और नाइट्रेशन मिक्सचर में क्या होता है? नाइट्रेशन मिक्सचर के अंदर होता है कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4। इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? नाइट्रेशन मिक्सचर या नाइट्रीकरण मिश्रण कहा जाता है। तो हम फिनॉल का जब जनरली नाइट्रेशन कराते हैं तो हमें मिलता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। लेकिन इस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल मिलता है वो हमें बहुत कम मात्रा में मिलता है, कह सकते हैं अल्प मात्रा में मिलता है। कम मात्रा में मिलने की वजह से दूसरी विधि जो काम में लेते हैं वो है इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड से जब हम बनाएंगे पिक्रिक एसिड तो हमें अधिक मात्रा में मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड या उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि, इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर फिनॉल लेंगे और फिनॉल का नाइट्रेशन कराया जाता है। क्या कराया जाएगा? नाइट्रीकरण। किसकी उपस्थिति में? सांद्र HNO3 तथा H2SO4 की उपस्थिति में। सांद्र या कॉन्सेंट्रेट HNO3 तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में नाइट्रेशन कराने पर बनेगा, पहले तो बनता है डाइनाइट्रो और उसके बाद और अधिक देर तक करवाने पर बनेगा ट्राइनाइट्रो, ठीक है। इस तरह से ट्राइनाइट्रो फिनॉल या पिक्रिक अम्ल का निर्माण उत्पादन होता है। लेकिन इस विधि से जो भी पिक्रिक एसिड बनेगा वो क्या बनेगा? अल्प मात्रा में या कम मात्रा में बनता है, बहुत ही कम क्वांटिटी उसकी रहती है इस विधि से। तो अब क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम दूसरी विधि यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, या उसे हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि, इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत हम फिनॉल को डायरेक्ट नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेते हैं एक तो क्लोरोबेंजीन या एक तो क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले इसमें रिएक्शन करवाती हूँ मैं क्लोरोबेंजीन के साथ में। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या होता है? बेंजीन की रिंग जिसके ऊपर क्लोरीन जुड़ा हुआ, ठीक है। इस क्लोरोबेंजीन का क्या कराऊंगी? नाइट्रेशन कराऊंगी। और नाइट्रेशन किसकी उपस्थिति में? नाइट्रेटिंग मिक्सचर
और नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होता है। उसकी उपस्थिति में नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या होगा, देखो क्लोरीन कैसा समूह है, क्लोरीन ऑर्था मेटा डायरेक्टिंग होता है, मतलब नाइट्रो ग्रुप ऑर्था पे भी आता है और पैरा पे भी आता है, डाई नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद में देखो, उसके बाद में इसका चाहो तो डायरेक्ट नाइट्रेशन भी करा सकते हो, चाहो तो एक अलग स्टेप भी है। क्या स्टेप है वो, NaOH के साथ में अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया कराएंगे NaOH के साथ में, तो इधर से Na और इधर से Cl, NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकला, NaCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे OH, NaCl बाहर निकल गया, ये इधर NO2 और ये इधर NO2। ठीक है, पिक्रिक एसिड तो नहीं बना अभी तक। अब क्या करेंगे, इसका फिर नाइट्रेशन कराएंगे, सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में क्या कराएंगे, फिर इसका नाइट्रेशन करवाएंगे। तो कहाँ पे कमी है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। ये है इनडायरेक्ट वे से, ये क्या है, अप्रत्यक्ष विधि या इनडायरेक्ट वे से। तो ये क्या बन गया, पिक्रिक एसिड आपका तैयार हो गया। तो ये इनडायरेक्ट मेथड जिसके अंदर दो विधि आएगी, एक फिनॉल से और एक क्लोरोबेंजीन से। तो पहली है क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करवाएंगे तो ऑर्था मेटा डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा। उसके बाद में NaOH के साथ में रिएक्शन करवाने पर क्या निकलेगा, बाहर NaCl बाहर निकलेगा और OH समूह आ जाएगा, फिनोलिक ग्रुप बन जाएगा। अब वापस इसका नाइट्रेशन कराएंगे तो टाई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर पहली विधि। अब है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर दूसरी विधि। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर सेकेंड मेथड क्या है, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर दूसरी विधि, और दूसरी विधि के अंदर हम रिएक्शन कराते हैं फिनॉल के साथ में। क्या लेना है, फिनॉल लेना है। ये हमने फिनॉल ले लिया, इधर फिनॉल का पहले करवाते हैं सल्फ्यूरीकरण। सल्फ्यूरीकरण किसकी उपस्थिति में कराएंगे, सल्फ्यूरीकरण कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 की उपस्थिति में जब इसका सल्फ्यूरेशन या सल्फ्यूरीकरण कराएंगे तो कौन सा समूह जुड़ेगा, समूह जुड़ता है सल्फोनिक ग्रुप SO3H, ऑर्था पर भी और पैरा पर भी। क्लियर, ये आ गया सल्फोनिक ग्रुप। अब क्या कराएंगे, अब इसका कराएंगे नाइट्रेशन। पहले तो सल्फोनेशन कराया, अब नाइट्रेशन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, सांद्र HNO3 और H2SO4। तो कहाँ पे आएगा, जहाँ जहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, SO3 ग्रुप दिख रहे हैं, वहाँ पे NO2 ग्रुप आ जाएंगे। तो ये आ गए यहाँ पे NO2 ग्रुप, OH, ये NO2, ये NO2। ठीक है, अब क्या कराएंगे, अब वापस इसका नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रीकरण करवाएंगे, तब NO2 ग्रुप एक यहाँ पे भी आ जाएगा और ये बनेगा पिक्रिक एसिड। ये OH, ये तीनों समूह पर क्या आ गए, NO2 ग्रुप। क्लियर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड का निर्माण हो जाता है। तो ये दोनों विधियाँ क्या है, अप्रत्यक्ष मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, क्लोरोबेंजीन से और उसके बाद फिनॉल से। अगर इस तरह से अपन कराते हैं तो बनने वाला पिक्रिक एसिड अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है या अधिक मात्रा में बनता है। क्लियर, तो ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया, पिक्रिक एसिड की रासायनिक अभिक्रिया। पिक्रिक अम्ल की केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी बात वो पढ़ते हैं वो है एसिडिटी या अम्लीयता। पिक्रिक अम्ल जो है वो एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसकी एसिडिटी या अम्लीयता के बारे में। और पिक्रिक अम्ल के अंदर से जो सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, वो यहीं से आता है कि अम्लीयता या एसिडिटी क्या होती हैं। तो देखो, पिक्रिक एसिड का अगर अपन फॉर्मूला देखते हैं तो किस तरह से होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। OH समूह, इधर लगा हुआ है क्या, नाइट्रो ग्रुप, इधर भी लगा हुआ है क्या, नाइट्रो ग्रुप, और इधर भी क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे नाइट्रो समूह बना दिए। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब बॉन्ड जुड़े हुए। ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब आपको बताना है कि अम्लीय व्यवहार क्यों होता है। तो अम्लीय व्यवहार होने का सबसे पहला कारण क्या है, कोई भी पदार्थ या यौगिक एसिडिक होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि वो H+ आयन देता है।
ठीक है। ये भी H+ आयन देता है, इसलिए एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई है फिनॉल के अंदर, वो ये है कि कोई भी पदार्थ जो है उसकी अम्लीय सामर्थ्यता, एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि प्रोटॉन त्यागने के बाद जो उसका फिनॉक्साइड बना है या कोई भी उसका एनायन बना है, वो एनायन कितना स्टेबल है। अगर वो एनायन स्टेबल है तब तो क्या होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर वो प्रोटॉन त्यागने के बाद जो एनायन बना रहा है वो स्टेबल है, स्थायी है, तब हम कह सकते हैं कि वो उसका अम्लीय व्यवहार है या वो एक प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इट्स विल बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर ऐसा नहीं है तो वो एक वीक एसिड की भांति व्यवहार करेगा या अम्लीयता का व्यवहार शो नहीं करता है। तो आप इसके अंदर देखो, जैसे फिनॉल में देखा था एज इट इज़, इसके अंदर भी यही है। इसके अंदर क्या है, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा होती है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी तरफ से शिफ्ट कर लेगा। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन पर क्या आएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये H+ बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या बना? एक एनायन बना। अब वो एनायन बनाया वो क्या स्टेबल है? तो एनायन जो इसमें बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होगा? तो कारण आप ये ध्यान रखना कि बनने वाला फिनॉक्साइड मोर स्टेबल होता है। कारण ये है कि इसमें एक तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज है। और हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो ज़्यादा स्थायी होता है। तो पहला कारण आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन के जाने के बाद नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी के अंदर डीलोकलाइजेशन होता है उस चार्ज का तो भी उसका स्थायित्व बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इसके अंदर भी प्रोटॉन त्यागने के बाद जो एनायन बनता है, फिनॉक्साइड्स बनता है, उस फिनॉक्साइड के अंदर नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश का विस्थानीकरण होता है पूरी रिंग के अंदर। तो नेगेटिव चार्ज के या ऋणावेश के विस्थानीकरण के कारण ये जो है बहुत ही ज़्यादा स्थायी होता है फिनॉक्साइड। दूसरा कारण। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण ये है कि नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन न केवल रिंग में होता है, न केवल रिंग में होता है, मतलब रिंग के अंदर ही डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, रिंग के बाहर भी उसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है। कैसे? इसके ऊपर जो ये ग्रुप जुड़े हुए, ये ग्रुप कौन से? NO2 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप। ये क्या करते हैं? ये भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ बाहर की तरफ खींचते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका इस रिंग के अंदर क्या होगा? डीलोकलाइजेशन या विस्थानीकरण होगा। उसके अलावा उस चार्ज का रिंग के बाहर भी विस्थानीकरण होता है। इस वजह से जो एनाइंस है वो मोर स्टेबल होगा। तो एनाइन क्या है? अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए प्रोटॉन को क्या करता है? त्यागता है या रिमूव कर देता है। और प्रोटॉन त्यागने के बाद जो एनाइन बनता है वो मोर स्टेबल होता है। जो हमने फिनॉल में पढ़ा था वो की वो बात यहाँ पे लागू होती है। तो कैसे? जैसे देखो इसने क्या किया? प्रोटॉन त्याग दिया। और प्रोटॉन त्यागने के बाद क्या बनाया इसने? प्रोटॉन त्यागने के बाद एक फिनॉक्साइड बनाया। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़े हुए हैं? यहाँ पे जुड़े हुए नाइट्रो ग्रुप। अब क्या करेंगे? ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? डीलोकलाइजेशन में जाएगा। ये कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इधर तरफ। ठीक है, तो कहाँ शिफ्ट हो गए? देखो फिनॉल की तुलना में भी ये ज़्यादा स्टेबल है। कारण कि इसके अंदर चार्ज का बहुत ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता है तो ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त होता है। और चार्ज का डीलोकलाइजेशन न केवल रिंग में बल्कि रिंग के बाहर भी हो रहा है। तो ज़्यादा प्रकीर्णन हो रहा है, ज़्यादा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो अब देखो ये चार्ज कहाँ पे आया? माइनस चार्ज यहाँ पे आया। यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब चार्ज रिंग के अंदर तो घूम ही रहा है, साथ साथ में क्या करेगा? अब इसका प्रकीर्णन बाहर भी होगा। इसी कार्बन पे माइनस चार्ज आया और इसी कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा? माइनस चार्ज अब यहाँ चला जाएगा। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। मतलब चार्ज कहाँ जा रहा है? रिंग के बाहर जा रहा है। तो चार्ज का रिंग के बाहर की तरफ भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ये NO2 समूह, ये NO2 समूह, यहाँ पे क्या आएगा? अब डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बाहर की तरफ हो गया डीलोकलाइजेशन। अब वापस ये अंदर आएगा। कहने का सेंस है कि अंदर आएगा। ठीक है, ये इस तरह से वापस आएगा अंदर। जब वापस अंदर आएगा तो वापस ये माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया। अब ये माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा।
कुछ संरचनाएं मैं आपको बना देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब देखो वापस ये अंदर आएगा तो मतलब कौन सी संरचना बन गई, यही वाली संरचना बन गई। तो यही वाली संरचना को मैं लिख लेती हूँ, यहाँ को इस वाली संरचना को मैं आगे लिख रही हूँ। आप इस चीज़ को समझना, नेगेटिव चार्ज यहाँ था, मैंने इसको बाहर की तरफ डीलोकलाइज किया, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज को मैं वापस आगे की तरफ भेज रही हूँ। कहाँ भेज रही हूँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये चार्ज यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड NO, ये आ गया डबल बॉन्ड यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज अब आया यहाँ पे। एक दो संरचनाएं बना रही हूँ, बाकी आप खुद आगे बना सकते हो। तो अब देखो चार्ज यहाँ आया तो मतलब ये वाला ग्रुप भी उसको बाहर की तरफ डीलोकलाइज करेगा, तीसरी बार में ये वाला ग्रुप भी इसको बाहर की तरफ डीलोकलाइज करेगा। तो नेगेटिव चार्ज कितनी बार डीलोकलाइज हो रहा है, बहुत बार डीलोकलाइज हो रहा है। इस संरचना में भी देखो इसी तरह से बनेगी संरचना, ये डबल बॉन्ड, उसके बाद में डबल बॉन्ड O, फिर NO2, इधर इसमें बता दिया मैंने आपको डीलोकलाइजेशन। अब इस वाले ग्रुप में बता रही हूँ, तो इधर देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इधर क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अगली संरचना जो बनेगी, अगली संरचना के अंदर वापस से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वापस से यहाँ आएगा, मतलब माइनस चार्ज वापस यहाँ आ जाएगा और फिर आगे से आगे घूमता रहेगा। तो कुल मिलाकर जो माइनस चार्ज या नेगेटिव चार्ज है उसका डीलोकलाइजेशन न केवल रिंग के अंदर हो रहा है, अगर बेंजीन होता तो रिंग के अंदर ही होता, तो न केवल रिंग के अंदर हो रहा है बल्कि रिंग से बाहर तरफ, रिंग के बाहर भी नाइट्रो ग्रुप पर भी माइनस चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इस वजह से ये जो एनाइन बना है, फिनॉक्साइड आयन बना है, ये मोर स्टेबल होता है और मोर स्टेबल होने की वजह से ही ये इसी फॉर्मेट में रहना चाहता है, इसलिए ये H+ को रिमूव कर देता है, इसलिए ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो मेन कारण इसका क्या है, पिक्रिक एसिड के अम्लीय होने का, इस पर जुड़े हुए ये 3 समूह। फिनॉल में भी हमने देखा था कि फिनॉल में एक ग्रुप लगा हो तो एसिडिटी बढ़ती है, 2 हो तो ज़्यादा एसिडिटी और 3 हो तो और ज़्यादा एसिडिटी। कारण इन तीनों जो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है, ठीक है। तो ये है जो पिक्रिक एसिड है इसकी अम्लीय प्रवृत्ति के बारे में, कि पिक्रिक अम्ल जो है वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब पिक्रिक अम्ल अगर अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है तो क्षारों के साथ अभिक्रिया करेगा, मेटल्स या धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनेगा, सॉल्ट बनाता है। तो कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और कोई भी एसिड जब किसी बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और H2O या वाटर बाहर निकलता है। तो हम इसके कुछ रिएक्शंस करवाते हैं। अम्लता को प्रदर्शित करने वाली रिएक्शन जैसे कि फर्स्ट विद मेटल, किसके साथ, मेटल के साथ, सोडियम के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो ये जैसे आपका पिक्रिक एसिड NO2 ग्रुप और ये NO2 ग्रुप है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम के साथ में। इसके 2 मॉलिक्यूल और इसके भी 2 मोल ले लिए। तो सोडियम एक मेटल है, मेटल के साथ में जब भी रिएक्ट करेगा सॉल्ट बनाएगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगी एक, और ये 2 मोल है तो 2 मोल H2, और यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम आ जाएगा, ठीक है। और ये ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा सोडियम पिक्रेट। क्या कहलाएगा, सोडियम पिक्रेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ पिक्रिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ पिक्रिक एसिड या सोडियम पिक्रेट कहलाता है। एक प्रकार से इसका लवण बनता है। इसी तरह से अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँ NaOH के साथ में, NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बाहर निकलेगा, इधर से OH और इधर से H, तो बाहर क्या निकला, H2O। इधर H2 गैस बाहर निकल रही थी, इधर H2O वाटर बाहर निकलेगा और बनेगा क्या, सेम सोल्ट बनेगा। किसका सॉल्ट बनेगा, सोडियम का सॉल्ट। इसे हम कहेंगे सोडियम पिक्रेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ पिक्रिक एसिड। इसी तरह से आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो अमोनिया के साथ या सोडामाइड के साथ। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडामाइड के साथ, तो सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बाहर क्या निकलेगा, NaH और एक इधर से H आएगा तो NH3, तो इधर NH3 अमोनिया बाहर निकलेगा। सोडामाइड भी एक क्षार ही होता है और बनेगा क्या, सेम प्रोडक्ट सॉल्ट ऑफ सोडियम, जिसे हम कहते हैं सोडियम पिक्रेट, ठीक है। इस तरह से ये सारी रिएक्शन जो हैं वो पिक्रिक अम्ल के एसिडिक बिहेवियर को शो करती हैं, पिक्रिक अम्ल के अम्लीय व्यवहार को शो कर रही हैं, प्रदर्शित कर रही हैं, ठीक है, पहली टाइप की रिएक्शन।
अब है दूसरे टाइप की रिएक्शन। दूसरे टाइप की वह रिएक्शन होगी, पिक्रिक एसिड है और उसकी रिएक्शन अपन कराएंगे किसके साथ में, PCl5 के साथ में। जैसे हम फिनॉल में भी देखते थे OH समूह होता था तो रिएक्शन किसके साथ में कराते थे, PCl5, PCl3, SOCl2। इसी तरह से एक रिएक्शन ही आपको लिखवा रही हूँ यहाँ पे विद PCl5 फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स के साथ होने वाली अभिक्रिया। तो ये पिक्रिक अम्ल है और आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, OH ग्रुप है और जहाँ पे भी OH ग्रुप होता है PCl5 के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं तो हमेशा क्या आता है, OH बाहर निकलता है, उसकी जगह Cl आता है, हेलोजन आता है। तो यहाँ पे भी सेम होगा, PCl5 के साथ में जैसे ही रिएक्शन कराएंगे ये OH ग्रुप बाहर निकलेगा, यहाँ पे आएगा Cl, मतलब हेलो कंपाउंड्स बनेगा। तो ये आ गया Cl, NO2 और यहाँ पे भी ये NO2, ठीक है, NO2। अब ये बनता है, इसका नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इसका नाम होगा। अब ये जो बना पदार्थ जो है ये एक तरह का इंटरमीडिएट होता है, इससे हम दो तरह के प्रोडक्ट वापस बना सकते हैं। कैसे? दो तरह के प्रोडक्ट इससे कैसे बना सकते हैं कि अगर इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करे और अगर इसकी रिएक्शन सोडामाइड के साथ करे, तो जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ में होती है तो NaOH के साथ में क्या होगा, Na और Cl, NaCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, OH, मतलब वापस पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। तो जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन बना है उसकी NaCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वापस पिक्रिक अम्ल बन जाता है। और अगर इसकी रिएक्शन सोडामाइड के साथ कराऊंगी तो क्या निकलेगा, ये NH2, ठीक है, और इधर से ये NH और इधर से Cl, तो ये NaCl बाहर निकल गया और NaCl बाहर निकला तो यहाँ पे क्या आएगा, NH2, ये NH2 यहाँ आ जाएगा। और ये जो बना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पिक्रेमाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पिक्रेमाइड। ये वापस क्या बना, पिक्रिक अम्ल। किससे बना, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन से। और ये किससे बना था, ये इसको हमने बनाया था पिक्रिक अम्ल से। तो ये पिक्रिक अम्ल की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इजी है। पहली टाइप की रिएक्शन एसिडिटी को शो करने वाली, दूसरी टाइप की रिएक्शन कौन सी होगी, PCl5 के साथ। और तीसरी जो रिएक्शन है वो है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, आवेश स्थानांतरण संकुल का निर्माण होता है। अब ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पिक्रिक एसिड है उस पिक्रिक एसिड के अंदर देखो, अगर पिक्रिक एसिड का अपन फॉर्मेट देखें तो ये पिक्रिक एसिड है, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। तो इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रिंग के इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ खींचेंगे। क्या करेंगे, रिंग के इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति क्या है, इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉनों को बाहर खींचना रिंग से। तो इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉनों को बाहर खींचने की रहती है। इस वजह से जो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे वो बाहर खींच रहे हैं। तो इस वजह से इसका जो सेंटर होगा बेंजीन रिंग का सेंटर, वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून सेंटर हो जाता है। ये सेंटर कैसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून सेंटर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो जाता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और अगर हम बात करें कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि नेप्थलीन, एंथ्रासीन, इस तरह के यौगिक जो होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का अंदर डीलोकलाइजेशन होता रहता है, जिससे उनके सेंटर के अंदर, जब भी अपन रिंग बनाते हैं, अपन ये गोला बनाते हैं, तो गोले का मतलब ये है कि इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, तो इनके सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन जो हैं उनके सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है। तो इसके सेंटर कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन्स लिया जिसका नाम है एंथ्रासीन। इसका नाम क्या है, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन के जो सेंटर होते हैं बेंजीन रिंग के सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन धनी सेंटर होते हैं। जबकि पिक्रिक एसिड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होने की वजह से इनका जो सेंटर होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जब ये एक दूसरे के पास में आएंगे तो क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉन न्यून सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के साथ में अट्रैक्शन करेगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर और इलेक्ट्रॉन न्यून सेंटर दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है और इंट्रैक्शन के द्वारा ये एक वीक इंट्रैक्शन के द्वारा बंधे रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक वीक बंध का निर्माण होता है और एक कंपाउंड बनता है, या कंपाउंड नहीं कहे तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। उसे हम क्या कहेंगे, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करेगा, इनके और इनके सेंटर के बीच में क्या रहेगी, एक इंट्रैक्शन होता है। इस तरह से क्या होगा, इनके सेंटर के बीच में इंट्रैक्शन होगा और इसे हम कहेंगे CTC, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स या आवेश स्थानांतरण संकुल कहा जाता है। और बनता क्यों है, कारण समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा और इंट्रैक्शन होने पर ये दोनों आपस में वीक बॉन्ड्स या दुर्बल बंधों के द्वारा बंधे रहेंगे। ये बिल्कुल अनस्टेबल कंडीशन बनेगी, अस्थायी अवस्था बनती है पिक्रिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये है पिक्रिक एसिड के अंदर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो टोटल इतना ही दे रखा है। पिक्रिक एसिड बिल्कुल शॉर्ट में आपके दे रखा है कि पिक्रिक अम्ल क्या है, उसके बाद में पिक्रिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया है। तो दो मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड से पिक्रिक अम्ल कम मात्रा में बनता है, इसलिए हम लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम पिक्रिक अम्ल बनाते हैं दो प्रकार से, क्लोरोबेंजीन से और फिनॉल से, और इस विधि से जो पिक्रिक अम्ल बनता है वो अधिक मात्रा में बनता है। क्लियर। उसके बाद में उसकी रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट और जो सवाल आता है वो है उसकी एसिडिटी के बारे में, कि यह अम्ल की भांति व्यवहार करता है और इसकी प्रबल अम्लता का कारण इस पर लगे हुए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, ये अम्ल की भांति व्यवहार करता है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन आएगी एसिडिटी को शो करने वाली। उसके बाद में PCl5 के साथ में अभिक्रिया बनेगी, तो उसका बनता है क्लोरो कंपाउंड्स, जो आगे फर्दर रिएक्शन करके पिक्रिक एसिड और पिक्रेमाइड्स बनाता है। ठीक है, और लास्ट है CTC या चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो ये है पिक्रिक अम्ल के बारे में, पिक्रिक अम्ल का एक छोटा सा टॉपिक। यहाँ तक जो है वो है आपका नाइट्रो कंपाउंड्स। जो नाइट्रो अरीन्स पढ़ा उससे हमने वो, और उससे पहले हमने पढ़ा था नाइट्रो एल्केन्स। तो इस यूनिट के दो पार्ट हैं, कौन से, नाइट्रो कंपाउंड और एमीन कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड इस यूनिट तक कंप्लीट होते हैं। अगली जो टॉपिक आएगा यूनिट के अंदर वो है अमीन्स के बारे में। तो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अमीन के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।